गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में, मतलब कि बदमाशों का शहर उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यूपी के बारे में आज हम जानेंगे, इसके इतिहास के बारे में जानेंगे। तो वीडियो के साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाइए, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज हम जानेंगे यूपी का इतिहास। यूपी के इतिहास से पूरे भारतवर्ष का क्या है, इतिहास जुड़ा हुआ है। आप कहीं पे भी कोई भी टॉपिक पढ़ो या कोई भी किसी के बारे में पढ़ो पूरे भारतवर्ष में, तो यूपी सबसे पहले आता है, क्योंकि सबसे पहले ही यहाँ पर आर्यों ने कदम रखा था। पहला कदम आर्यों ने यूपी में ही रखा था। ठीक है, तो यहाँ से चलते हैं इसके इतिहास। 4000 साल पहले, कितने 4000 साल, 4000 ईयर्स, 4000 वर्ष पहले क्या हुआ था। सबसे पहले जो आर्य थे, जिनको भारत के पहले वो माना जाता है मानव, जिसने क्या किया था, भारत में कदम रखा था। उन्होंने कहाँ रखा था, उन्होंने भारत में सबसे पहले कदम यही रखा था। आर्यों की भूमि भी कहा जाता है। ठीक है, इसको आर्यों की भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि आर्यों ने सबसे पहला कदम यूपी में रखा था। और इन्हीं के ही नाम पर पूरे क्षेत्र का नाम भारतवर्ष या आर्यवर्त पड़ा। चलो, इनके ही नाम पर क्या नाम पड़ा इनका, हमारे इसका भारत वर्ष या आर्यवर्त के नाम से इस भूमि को जाना गया, जिसे आज हम भारतवर्ष, हिंदुस्तान या इंडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हमारा इतिहास, सबसे प्राचीन इतिहास कब सबसे किसका माना जाता है, यूपी का सबसे प्राचीन इतिहास माना जाता है। ठीक है, अगर आपसे कभी पूछ रहा है कि यूपी का इतिहास कितने उससे माना जाता है, तो आप कहोगे 4000 साल पहले जो सबसे पहले आर्यों का आगमन हुआ था, तो क्या जिस क्षेत्र में हुआ था उसको यूपी या मतलब उत्तर प्रदेश के नाम से आज हम जानते हैं। ठीक है, इसी के बाद क्या हुआ, हमारे इसका नाम भारतवर्ष या आर्यवर्त क्या हुआ, इसका नाम पड़ा। और यहाँ का सबसे प्राचीन नगर, प्राचीन नगर, मतलब कहने वाली बात है कि सबसे प्राचीन नगर वाराणसी, जिसका उल्लेख भी कहाँ है, हर जगह, मतलब शिव पुराण से लेके महाभारत हर जगह क्या है, वाराणसी का उल्लेख है, बनारस काशी का उल्लेख। ठीक है, कौन सा शहर है, वाराणसी, सिर्फ वाराणसी बोलते हैं। ठीक है, और सबसे प्राचीन नगर वाराणसी, इसका उल्लेख साक्षात, मतलब उल्लेख पुस्तक या वेद को छोड़कर और कहाँ मिलता है, इसका उल्लेख मिलता है सबसे पहले सारनाथ। सारनाथ में क्या था, एक स्तूप था, चौखंडी स्तूप, किसका, ये भगवान बुद्ध का प्रथम, भगवान बुद्ध का फर्स्ट प्रवचन यही था। उसका उल्लेख भी किसमें, चौखांडी स्फूर्त में। और ये स्फूर्त का उल्लेख में क्या है, वाराणसी का भी, बनारस नगर का उल्लेख है, जो सबसे प्राचीन माना जाता है। हमारे कोई भी इतिहास में देखिए, वाराणसी शहर का उल्लेख आपको हर जगह मिलेगा, काशी, वाराणसी और प्रयागराज। ठीक है, इनका मिलेगा उल्लेख, आपको हर जगह मिलेगा। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद 7वीं से 11वीं सदी तक, कितने 400 साल तक क्या हुआ, यहाँ पर कन्नौज, यहाँ पर उल्लेख है कि 7वीं से 11वीं शताब्दी तक कन्नौज पर किस किसका अतिक्रमण रहा, पहले रहा गुर्जरों, फिर ये वंशों का क्या रहा, यहाँ पर एक तरीके से कब्जा रहा, मतलब इन्होंने यहाँ पर क्या किया, शासन किया। और किसका रहा, गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य, इनका क्या रहा यहाँ पे सबसे ज्यादा, मतलब पूरी तरह से इन्होंने ही इस जगह पर क्या किया, अपने हिसाब से क्या किया, चलाया, मतलब अपना शासन पूरा यहीं पे किया। कितने साल किया इन्होंने, 400 साल क्या किया इन्होंने यहाँ पर शासन किया। अब चलते हैं इसके इतिहास के बारे में, इसके और डीप पॉइंट चलते हैं। अब चलते हैं प्राचीन काल, इसके यूपी में। अब चलते हैं इतिहास के अंदर, सबसे अंदर है प्राचीन काल टॉपिक।
कौन सा टॉपिक है? प्राचीन। कभी भी किसी के इतिहास को 3 टॉपिक वाइज डिवाइड करते हैं। देखिए, सबसे प्राचीन, मिडिल और आधुनिक मतलब मॉडर्न। तो हम क्या करेंगे, प्राचीन चलेंगे, फिर मिडिल चलेंगे, फिर मॉडर्न चलेंगे। तो प्राचीन काल में सबसे पहले पॉइंट आता है तुलसीदास का जन्म। तुलसीदास का जन्म कहाँ होता है? देखिए, तुलसीदास, हमें इसमें पढ़ेंगे तुलसीदास का जन्म राजापुर चित्रकूट में हुआ था। कहाँ पे हुआ था इनका जन्म? राजापुर चित्रकूट, ठीक है। और पूरी रामायण में भी आपको पता है चित्रकूट और तुलसीदास के जन्म और तुलसीदास द्वारा लिखे गए रामचरितमानस, इसके बारे में बहुत सारी चीजों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो चित्रकूट में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। राजापुर जगह थी जो कहाँ पे पड़ती है, जो चित्रकूट में पड़ती है, ठीक है। और यहीं पर क्या हुआ, शासन, किसका शासन रहा? आपने पढ़ा होगा मगध, मगध साम्राज्य के बारे में आपने क्या होगा, पढ़ा होगा, ठीक है। ठीक है, तो इनका शासन था उस टाइम, किसका था? मगध का शासन था। मगध का क्या था? शासन था। और ये मगध का शासन यहाँ होने पर ही इन्होंने यहीं से ही क्या किया, बाहरी शक्तियों पर नियंत्रण, मतलब मगध ही ने मतलब इस जगह रहकर क्या किया, बाहरी शक्ति मतलब कि विदेशी शक्तियां जो मतलब क्या बोलते हैं, जिन्होंने आक्रमण किए समय के साथ, जो अपनी प्रवृत्ति बदली और उन्होंने टाइम टू टाइम क्या किया, आक्रमण किया, मतलब कब्जाने के लिए, एक तरीके से शासन करने के लिए, अपने राज्य के विस्तार के लिए यहाँ पर आक्रमण किए, ठीक है। जिसमें क्या हुआ, मगध जो शासन था, मगध ने जो शासन किया उस समय क्या हुआ, उन्होंने पूरी बाहरी शक्तियों पर क्या किया, यहीं से पूरा नियंत्रण किया। इसलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग उग्र पाए जाते हैं, मतलब उग्र प्रकृति के होते हैं, ठीक है। और वर्तमान में ये मगध का जो शासन जहाँ पे था, या मगध बोल लो उस जगह को जहाँ पे इन्होंने शासन किया था, ठीक है। मगध एक राज्य के रूप में था और उस टाइम इसको मगध नाम से जाना था। और ये वर्तमान में यह कालों की नगरी मतलब कि उज्जैन, कालों की नगरी उज्जैन के नाम से जाना जाता है। और ये अभी कहाँ पर है, ये है अभी एमपी में, ठीक है। ये कहाँ पे अभी एमपी में स्थित है, उज्जैन, जहाँ से मगध, इसको पुराना नाम है, उज्जैन का सबसे पुराना नाम है मगध। मगध का सबसे पहले नाम उज्जैन ही था। मगध लोगों में यहाँ पे शासन हुए, मौर्य वंश आया, ठीक है, तो उन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया। यही वो जगह है जहाँ पे सम्राट महापद्मानंद, धनानंद, ये इनके पुत्र थे धनानंद, ठीक है, मगध के राजा थे, ठीक है, मगध क्षेत्र के राजा थे, ओके। तो ये क्या थे, दुनिया के मतलब कि उस टाइम विश्व के सबसे अमीर आदमियों में से एक थे। क्या थे? एक थे, सबसे अमीर आदमी थे। मतलब उस टाइम मतलब कहा जाए कि यूपी में सबसे ज्यादा अमीर या पूरी दुनिया में सबसे अमीर किसको माना जाता था उस टाइम, उसमें सम्राट महापद्मानंद और उनके पुत्र धनानंद, ठीक है, इनको विश्व का सबसे सबसे अमीर प्लस बड़ी सेना, बड़ी सेना और सबसे अमीर आदमी जो थे वो धनानंद और महापद्मानंद थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पूरे विश्व में कब्जाने का कोई प्रयास किया नहीं ऐसा, बट इनका राज चलता था क्योंकि ये सबसे अमीर थे और सबसे बड़ी सेना, तो लोग इनसे क्या करते थे, डरते थे किसी भी। और जो 16 महाजनपद में से क्या था, सबसे बड़ा जनपद था मगध, और जिसपे पूरे 16 जनपदों पर किसका कब्जा था, ये था सम्राट महापद्मानंद और धनानंद। जिसके पश्चात फिर मौर्य वंश के
राजा हुए, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। तो उन्होंने क्या किया था, इसको धीरे धीरे खत्म किया था। चंद्रगुप्त मौर्य की स्टोरी सुनी होगी और भी मतलब प्रोग्राम वगैरह या मूवी वगैरह देखी होगी, तो उसमें आपको इसका पूरा विस्तार रूप से मिल जाएगा। क्योंकि धनानंद क्या था, इनके पास सोने की खान थी जो आज गोलकुंडा में स्थित है, ठीक है, कर्नाटक के गोलकुंडा। और भी बहुत सारी सोने की खदानें थी, तो मतलब उससे ही क्या था, ये सबसे ज्यादा अमीर था, ठीक है, पूरे राज्य में सबसे ज्यादा मतलब ये पैसा को दिखाता था, मतलब सोने का हर चीज, बहुत ज्यादा अमीर था। उसके बाद क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन आया और इन्होंने कितने साल तक इसको हराकर, कितने, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, इनको हराया और 330 ईस्वी से, 330 ईसा पूर्व से 687 ईस्वी तक क्या किया इन्होंने, शासन काल के, कितनी, 330 ईस्वी ईसा पूर्व से 647 ईसा पूर्व तक, ईस्वी तक क्या किया, शासन किया। मतलब कि पूरे 100 साल, 1000 साल मान के चलिए, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 1000 साल होंगे, ठीक है। तो मतलब शासन वही व्यक्ति कर पाता, उसका साम्राज्य कर पाता जिसने शुरू से क्या है, क्यों अपने राज्य के प्रति ज्यादा सोचा। इनके सेनापति या पीएम जो कह लो तरीके से, ठीक है, तो वो कौन थे, चाणक्य थे, ठीक है। इनको कौटिल्य चाणक्य के नाम, कौटिल्य के नाम से भी, चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब चलते हैं गुप्त काल। इसके बाद क्या हुआ, जब मौर्य वंश का काल खत्म हुआ, मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो लास्ट राजा थे तो उनका अंत हुआ, तो उसके बाद कौन सा काल स्थापित हुआ, उसके बाद हुआ गुप्त काल। ये साथ में ही आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ ही आया था। मतलब कि एक अलग से कोई अपने राजा ने मतलब स्टार्ट किया था, उनके ही मतलब कहते नहीं है ना कि यदि हर प्लेसेस पे विकास होता है, जब छोटे छोटे गांव वगैरह बढ़ते हैं तो ये क्या होता है, धीरे धीरे एक छोटे राज्य का, फिर राज्य से बड़े राज्य का, फिर एक जनपद का क्या कर लेते हैं, विकास कर लेते हैं, ठीक है। तो उसी में क्या हुआ, उन्होंने गुप्त काल ने क्या किया, उस टाइम ये आए, मौर्य वंश अपना चल रहा था, उनके भी राजा से सपोर्टेबल अच्छा था। तो जो गुप्त काल था, तो उस टाइम क्या भारत का सबसे स्वर्ण युग माना जाता था। इसमें गुप्त काल में भारत का सबसे स्वर्ण युग माना जाता था, क्योंकि गुप्त द्वारा ही क्या हुआ था, सबसे पहले सोने के सिक्के तो खैर चले थे, सोने और चांदी के सिक्के, मतलब प्योर सोने के सिक्के, मतलब 100% सोने के सिक्के मौर्य वंश में भी चले थे सोने के सिक्के, बट वो थोड़ी उनमें क्या थी, क्वालिटी कम थी। और जो गुप्त काल ने चलाया, तो उन्होंने एकदम खुद प्योर सोने के सिक्के क्या हुए थे, चलाए थे, इसलिए भारत का स्वर्ण युग माना जाता है, ठीक है। इस टाइम क्या हुआ था, तो ये कब से कब तक चला था, ये चला था 320 से 550 ईस्वी में। इस समय एक सबसे अच्छी घटना हुई थी, इस समय क्या हुआ था, धर्म, जिसके हिंदू धर्म और हिंदू कला दोनों क्या थी, सबसे चरम स्तर पर क्या हुई थी, इसमें पाई गई थी। मतलब बताया जाता है कि लेखानुसार कि जो गुप्त काल में क्या हुआ था, सबसे ज्यादा हिंदू कलाओं का क्या हुआ था, विकास हुआ था, और हिंदुओं की क्या हुई थी, एक तरीके से धर्म की सबसे ज्यादा वो हुई थी, आगे जाके बढ़ोतरी। और गुप्त सॉरी और क्या हुआ था, बौद्ध धर्म का क्या हुआ था, पतन हुआ था। मतलब सबसे ज्यादा गुप्त काल में बताया गया है कि बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा पतन हुआ था, हिंदू कला का सबसे ज्यादा क्या हुआ था, विकास हुआ था। ये पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में क्या हुआ था, इस चीज का व्याख्यान करने के लिए गुप्तों द्वारा इसकी एक तरीके से एक संस्था चलाई गई थी, जिसमें क्या हुआ था, बौद्ध धर्म का, किसी धर्म को इन्होंने पतन खुद नहीं किया, पतन मतलब बहुत बौद्ध भिक्षु ने मतलब हिंदू धर्म अपनाया, और भी इस चीज में धर्मांतरण हुए थे, ठीक है। अब चलते हैं मध्यकाल पे। मध्यकाल में दो तीन पॉइंट है। मध्य काल, इसमें क्या हुआ था, मध्यकाल में इसमें हुआ था मुसलमानों का आगमन। किसका, मुसलमानों का आगमन हुआ था, और ये हुआ था 1000 से 1030 ईस्वी में। सबसे पहला मुस्लिम जो था
मोहम्मद गौरी था जिसने क्या हुआ था आक्रमण किए थे, ठीक है। फिर मोहम्मद गजनवी है, मतलब अलग अलग वो मतलब 1000 में किसने, मोहम्मद गौरी ने क्या किया था, भारत पर क्या किया था, सबसे पहला आक्रमण किया था, ठीक है। तो मुसलमानों का आक्रमण कब से माना जाता है, 1000 से 1030 ईस्वी तक इसका मुसलमानों का आगमन। ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, कभी पेपर में पूछ ले जाते हैं कि मुसलमानों का आगमन कब से कब तक माना जाता है, तो आप कहोगे 1000 से 1030 ईस्वी तक क्या होता है, मुसलमानों का आगमन माना जाता है। जिसके बाद इन्होंने 650 वर्ष तक क्या किया, इन्होंने पूरे भारत पर क्या किया, राज किया। और या 650 सालों तक बाहरी शक्तियां द्वारा क्या किया गया, हमारे देश पर राज किया गया, हमारे भारतवर्ष पर क्या किया गया, राज किया गया, मतलब आर्यों की भूमि पर क्या किया गया, राज किया गया, ठीक है। कितने, 650 साल, मतलब 650 ईस्वी, सॉरी 650 वर्षों तक क्या किया मुसलमानों ने या बाहरी शक्तियों ने क्या किया, हमारे ऊपर राज किया, जिसमें गौरी गजनवी वंश हुए, गुलाम वंश हुए, ठीक है, और मुगल साम्राज्य हुआ, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, सबसे ज्यादा राज किया। फिर उसके बाद अंग्रेज आए थे 200 साल, और पुर्तगाली भी आए थे, तो बहुत सारे क्या हुए, अंग्रेज हुए, पुर्तगाली हुए, डच हुए, ये भी क्या हुए, इसी बीच में क्या हुआ, हमारे भारत में आए, ठीक है। पुर्तगालियों द्वारा जैसे गोवा बसाया गया, और भी प्लेसेस हैं जो बसाए, मतलब छोटे छोटे दार्जिलिंग एक शहर बसा किसी अधिकारी के नाम पर, है ना। तो ये छोटे छोटे शहर जो बाहर से बसाए गए हैं, तो वो एक अंग्रेजों ने बसाए, ठीक है, कोई बाहरी शक्ति ने बसाए। इस टाइप से क्या होते हैं, ये हमारे भारतवर्ष में अलग अलग जगह अलग अलग छोटी छोटी यादों के रूप में आज भी क्या है ये मौजूद है। जैसे गोवा, दार्जिलिंग शहर, शिमला में भी उन्हीं ने बसाई थी, दार्जिलिंग लेक, ओके। और 1526 ईस्वी में जब पानीपत का युद्ध हुआ था, ठीक है, तो कौन आया था, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, देखो लोदी वंश भी आया था इसमें, इब्राहिम लोदी, ठीक है। 1526 ईस्वी में जब बाबर और इब्राहिम लोदी का युद्ध हुआ था, तो इसमें क्या हुई थी, बाबर की विजय हुई थी, जिसमें क्या हुआ था, मुगल साम्राज्य ने क्या रखी थी, अपनी नींव रखी थी, ठीक है। मुगल साम्राज्य ने क्या रखी थी, अपनी नींव रखी थी। इसके बाद 1576 ईस्वी में और 1556 ईस्वी में फिर से युद्ध हुआ था बाबर का, किससे, शेरशाह सूरी से। शेरशाह सूरी से बाबर का क्या हुआ था, फिर से युद्ध हुआ था। अलग जगह अलग अलग लिखा होता है, ये शेर शाह लिखेगा, कहीं कहीं शेर शाह लिखेगा, ठीक है। तो ये 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, और 1576 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध था, जो बाबर और शेरशाह सूरी, फिर बाबर नहीं, बाबर का नहीं, हुमायूं को हुआ था, हुमायूं, ठीक है। फिर हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी, फिर हुमायूं ने शेरशाह सूरी को हराया था। फिर 1576 में पहले ये जीते थे, फिर ये जीते थे, ठीक है। तो क्या हुआ, तो बाद में चलता रहा, मुगल वंश ने क्या किया, अपनी नींव यहाँ पर रखी, और इन्होंने 350 साल, मतलब कि आप लोग जो 650 साल बताया था, जिसमें भारत में क्या किया था, भारी शक्तियों ने क्या किया था, राज किया था, उसमें से 350 साल किसने, ओनली फिर मुगल वंश ने ही क्या किया था, राज किया था, अकेले ही पूरे उसमें राज किया था। कितने, 350 साल, मतलब मुगल साम्राज्य काफी बड़ा माना जाता है। मतलब अगर बोला जाए, आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा किसने राज किया बाहरी शक्तियों में, तो आप कहोगे मुगल साम्राज्य ने क्या किया, सबसे ज्यादा राज किया। लोधी भी आए, उन्होंने भी ज्यादा नहीं किया, ठीक है। अगर ये चीज के राज के बारे में जानना, शासन के बारे में जानना है, तो लूसेंट की वीडियो देखिए, उसमें आपको पूरे टॉपिक्स क्या में क्लियर है। जो भी आपको पॉइंट्स नहीं आ रहे उसमें, तो आप बताइएगा। और अगर जो भी लूसेंट में आपको समझना हो अच्छे से, 1-2 बार और टॉपिक समझना हो, या कमेंट में बताइएगा, उसमें भी बता दिए कमेंट में, आपको उसमें टॉपिक निकाल के अलग से वीडियो बनाकर क्या करेंगे, उसको डाल देंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट लिस्ट बना के उसमें डाल देंगे, ओके। अब चलते हैं आधुनिक काल।
किसके? यूपी के आधुनिक काल। यूपी को राम की नगरी भी बोला जाता है। यहाँ पे किसकी? राम की नगरी अयोध्या भी क्या यहाँ पर विकसित है या स्थित है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है यूपी में सबसे ज्यादा, देखिए हर चीज मौजूद है। देखिए राम की नगरी है अयोध्या, जैसे कि आप अयोध्या कहते हैं, और भी बहुत चीजें हैं जो भी यहाँ पर स्थित है। ओरछा हुई, अच्छी अच्छी प्लेसेस हुई, आगरा, आगरा मतलब चीज़ और भी हैं। हिंदू धर्म को लेकर भी बहुत सारी प्लेसेस हैं। वाराणसी हुआ, ठीक है, उज्जैन हुआ, उज्जैन पास में था, पहले यूपी के ही कुछ पार्ट्स में था, बाद में एमपी अलग कर दिया गया, यूपी अलग कर दिया, उत्तराखंड अलग कर दिया गया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो क्या हुआ आधुनिक काल में? क्या हुआ 75 सालों में? ठीक है, क्या हुआ आधुनिक काल में? इसमें क्या है, यूपी ओनली 75 वर्षों तक किसके? ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या रहा? अधीन है। मतलब पूरा भारत कितने 200 साल तक राज किया, बट यूपी पे कितने 75 साल तक क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? राज किया। और ये क्यों किया? क्योंकि यूपी वालों को ये खुद नहीं पता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, हमारे ऊपर राज कर रही है, किस तरीके से हमारे ऊपर शासन अपना चला रही है। क्योंकि पता ही नहीं था कि हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, हम उनके गुलाम है। अगर पता होता तो पहले से झड़प कर लेते। और सबसे पहला विद्रोह इनका 1857 से 59 तक हुआ था, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सबसे पहला रानी झांसी, रानी लक्ष्मी बाई, ये पूरे विश्व में क्या है? विख्यात है। इनका नाम भी पूरे विश्व में क्या है? आज भी विख्यात है। वर्ल्ड में भी इनको जाना था, इनके ऊपर बुक्स है, इनकी जो तलवार वगैरह और भी चीजें हैं वो भी क्या है? आज भी है। ठीक है, और इनके बारे में पता ही चला था कि इनकी मौत कैसे हुई, मृत्यु किस टाइप से हुई है, इनका शरीर कहाँ पे, कुछ भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं। जब क्योंकि अंग्रेज से युद्ध करते करते ही क्या होती? शहीद होगी, तो इनको माना जाता है कि शहीद हो गई थी। कंफर्म न्यूज नहीं है इनकी। ठीक है, और सबसे पहला विद्रोह यूपी में इनके ही द्वारा किया गया था अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 में, और झांसी से हुआ था ये विद्रोह। ठीक है, इसके बाद हुआ था अंग्रेजों की फौज में विद्रोह। यूपी से ही क्या हुई थी? इसकी चिंगारी लगी थी, और ये अंग्रेजों में क्या किया था? 1857 में ही क्या हुआ था? सेना में विद्रोह किया, फौज में विद्रोह, या इंग्लिश आर्मी में विद्रोह। ये धर्म धर्म के विरुद्ध विद्रोह हुआ था, क्योंकि जो गोलियां बनाई जाती थी तो उसमें बारूद रखते थे, तो क्या होता? सुअर की चर्बी से एक्सेट्रा उस चीज से बना होता था। तो इसके लिए क्या हुआ था? बहुत सारे जो हिंदू जो सेना भर्ती थे उनके द्वारा क्या किया था? इसका विरोध किया गया था। बहुत अच्छे तरीके से इसके ऊपर मूवी वगैरह भी बनी है, तो आप लोग देख सकते हो। अगर नहीं हो आपको पढ़ना उसके बारे में, तो हम पोस्ट डालेंगे इसके मैं डिटेल से उसमें रखेंगे उसको। ठीक है, इसके बाद हुआ था फिर 1920 में एक घटना और घटी थी यहाँ पे। 1920 में एक दिन के लिए, कितने? एक दिन के लिए यूपी पे, यूपी की कैपिटल को प्रयागराज बना गया था। प्रयागराज ओनली फॉर वन डे के लिए, क्योंकि यहीं पर अधिकतर चीजें हैं, मौजूद हैं। ठीक है, सिर्फ एक दिन के लिए यूपी की जो प्रयागराज जगह है उसको एक दिन के लिए कैपिटल बनाया गया था। दूसरे दिन से फिर उसको लखनऊ शिफ्ट कर दिया गया था। ठीक है, बस यही है। और एक लास्ट पॉइंट इसमें और है कि 2000 ईस्वी में यूपी से किसको अलग किया गया था? 2000 में क्या किया गया था? उत्तराखंड, ये जिसको आज हम उत्तराखंड के नाम से जानते, पहले इसको उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। इसको क्या किया था? 2000 में क्या किया था? यूपी से अलग किया गया था। नवंबर 2000 में क्या किया था? उत्तराखंड या उत्तरांचल को क्या किया था? अलग किया गया था। और 2007 में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया था, मतलब कि उत्तर का खंड। ठीक है, उत्तर प्रदेश का क्या है? खंड, जिसको उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं इसके गठन, कैपिटल, जिले। और आपको सबसे अच्छी बात है यूपी की जो जनसंख्या है
वो पूरे विश्व के सिर्फ 11 देश ही ऐसे देश हैं जिनसे ज़्यादा है, मतलब 11 देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या सिर्फ यूपी से ही ज़्यादा है। मतलब 11 देश को छोड़ दिया जाए तो यूपी एक प्रॉपर एक देश के रूप में जाना जाएगा अगर ये भारतवर्ष का हिस्सा नहीं होता। इसकी 24 करोड़ के आसपास का इसकी जनसंख्या है, जो पारवीं भारत नंबर 1 पे पहुंच गया जनसंख्या के मामले में। इसका गठन, कैपिटल, क्षेत्रफल, जिले और जनसंख्या, राजभाषा, साक्षरता। यूपी के पास पूरे भारत के सिर्फ 13 लाख लाइसेंस और बिना लाइसेंस के क्या हथियार हैं, जो पूरे भारत में 18 लाख के समथिंग ही है। मतलब कि सबसे ज़्यादा कहा जाता है 50% 70% क्या है अब हमारे पास क्या है हथियार है। मतलब कि अगर कभी किसी से युद्ध अगर हो तो यूपी वाले वैसे भी पीछे नहीं हटेंगे किसी भी चीज़ से, और हटते भी नहीं, हटना भी नहीं चाहिए। क्यों हटे किसी से पीछे, डर ही नहीं। जब किसी से हमारी चिंगारी हमने लगाई तब आग लगी है, ठीक है, तो हटना नहीं चाहिए कभी किसी चीज़ से। इसका सबसे पहला गठन हुआ था, मतलब कि हमारे देश के हिस्से के रूप में इसको कब से माना जाता है, इसको माना जाता है 24 जनवरी 1950 से क्या हुआ था, ये शामिल हुआ था देश में। उसकी राजधानी है लखनऊ। इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल है 240928 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब कि 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। और इसकी जनसंख्या कितनी 24 करोड़ 10,66,874 है, जो कि पूरी दुनिया की या मतलब पूरे भारत की कैसे पहले नंबर और पूरी दुनिया पे में सिर्फ छठे में, सॉरी 11 तो उसमें था वो महाराष्ट्र दूसरी कंट्री। पूरी दुनिया में सिर्फ 5 ही ऐसी कंट्री हैं जिसमें क्या है इसके जनसंख्या ज्यादा है। कितनी, ओनली फॉर 5। भारत को जिसमें भारत की क्या है शामिल है। भारत की पूरी जनसंख्या मान ले एक साइड और यूपी की अकेली, तो यूपी की सबसे ज्यादा जनसंख्या है इस मामले में, ठीक है। और आज के समथिंग अब ये वर्तमान में कितनी 25 करोड़ क्या कर गई है, पार कर गई है। ये याद रखना, 25 करोड़ क्या कर गई है, पार कर गई है। और पहले भी पहली थी और आज भी पहली और आगे भी पहले ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा नदी वगैरह और भी चीजें हैं जो पाई जाती हैं। यहाँ के जिले, यहाँ पे 75 जिले हैं। कितने, 75 जिले हैं। यहाँ की राजभाषा क्या है, हिंदी। हिंदी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। यूपी में सबसे ज्यादा हिंदी इंपॉर्टेंट है। हिंदी में आपको लैंग्वेज एक इतनी अच्छी लैंग्वेज है कि आप कोई भी बात करोगे तो बात करने के तरीके से आप समझ जाओगे कि पर्सन चाहता क्या है, किस तरीके से बात कर रहा है, उसकी लैंग्वेज में किस टाइप से क्या बोलना चाहता है या क्या समझना चाहता है, ठीक है। पीके मूवी देखी हो तो अच्छी बात है, समझ जाओगे। इसकी राजभाषा या इसकी साक्षरता कितनी, 67.68%। साक्षरता क्यों कम है, साक्षरता इसलिए कम है क्योंकि यहाँ पे लोग पढ़ाई से लिखाई से ज़्यादा और चीज़ों पर ध्यान देते हैं, लड़ाई झगड़ा और भी। तो इसके लिए क्या होता है, साक्षरता यहाँ की क्या है, कम है। इसके लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं और आने वाले समय में जो प्रयास हो रहे हैं उससे क्या होगी, आगे इसकी ग्रो अप बढ़ेगा। नोएडा जैसी सिटी यहाँ पे भी मौजूद है, अब और भी सिटी बनेगी यहाँ पे और जगहों पर विकास हो, ठीक है। मुजफ्फरनगर आपको आए दिन न्यूज़ में आ रहा है, यूपी में ही स्थित है। आने वाले समय में और भी चीज़ें नजर आएंगी। तो इसके साथ ही आज का ये वाला टॉपिक हमारा खत्म होता है यूपी के बारे में। और भी अगर कोई चीज़ जानना हो तो आप यूपी में कमेंट में बताइए, हम आपको उसका सीधा आंसर देंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल